नमस्कार दोस्तों, कोविड के इस पीरियड में हमें ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो करनी पड़ेगी। तो ऑनलाइन कोर्सेज के सिलसिले में आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिक फिजिक्स का जो पेपर है PHYS 201 उसके ऊपर जो है एक लेक्चर सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहा हूं। मैं हर दिन शाम को जो है एक लेक्चर जो है इसके ऊपर अपलोड करूंगा और इट विल कवर द होल सिलेबस ऑफ दिस बुक स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स एज पर द CVCS सिलेबस ऑफ HP यूनिवर्सिटी शिमला। तो यदि आप इस पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर्स को जो है वो सीक्वेंस में सुनते रहिए। तो एंड तक ये पूरे का पूरा सिलेबस एग्जामिनेशन के हिसाब से और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपके पास पूरे का पूरा मटेरियल जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यदि हम इस लेक्चर को स्टैटिस्टिकल और थर्मल फिजिक्स की बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात बेसिक साइंस और फिजिक्स की करते हैं, एक भूमिका बांधने की कोशिश करते हैं। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज साइंस। साइंस आखिर क्या चीज है, साइंस पढ़ने से क्या होता है और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक साइंटिफिक सोच जो है वो क्या चीज होती है। तो सबसे पहले यदि हम साइंस की बात करें कि साइंस क्या है, साइंस इज सिंपली ए वे ऑफ थिंकिंग, एक सोचने का तरीका है, एक नजरिया है, एक कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस एट इट्स बेस्ट, ए वे ऑफ लर्निंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, इस संसार के बारे में जानने की प्रक्रिया है, ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस यूनिवर्स, या हम कहें कि वाई, हाउ, व्हाट, वेयर, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको रेज करने की जो प्रक्रिया है वो साइंस है। या हम सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि साइंस इज ए स्टडी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, आई से, सेंसरी ऑर्गन से, स्मेल से, टच से, या इनडायरेक्ट भी हो सकती है किसी इंस्ट्रूमेंट से जैसे माइक्रोस्कोप से। और वो जो भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इफ दैट ऑब्जर्वेशन कैन बी वेरीफाइड, वैलिडेट लाइक द फिजिकल मैटर, तब हम कहेंगे कि वो साइंस है। मोटे मोटे शब्दों में, हम सिंपल शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस जो है इस दुनिया को समझने का एक तरीका है, ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग या वे ऑफ थिंकिंग ऑफ दिस वर्ल्ड और नेचर, इट इज कॉल्ड एज द साइंस। फिर जब हम साइंस से आगे बात करते हैं तब हम फिजिक्स पे आते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो जो फिजिक्स है, बेसिकली फिजिक्स इट इज अ स्टडी ऑफ द नेचर और द नेचुरल फिनोमिना। प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, उनको स्टडी करना, उनके बारे में जानना। फिजिक्स के नजरिए से इस दुनिया में दो ही चीजें हैं, या वह मैटर है या एनर्जी है। तो मैटर और एनर्जी या उनके बीच की जो इंटरेक्शन है उसको स्टडी करना। ये जो पूरी दुनिया है ये कुछ बने हुए नियमों के ऊपर चलती है। तो वो जो लॉज ऑफ नेचर है, उन लॉज ऑफ नेचर को अंडरस्टैंड करना, समझना कि ऐसे क्यों है ये रूल, या इस रूल से ये दुनिया क्यों चलती है, वही जो है वो फिजिक्स है। और सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि फिजिक्स ऑलवेज ट्राइज टू प्रेडिक्ट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, कि संसार कैसे काम करता है, एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ल्ड वर्क द वे इट डज, कि संसार या दुनिया जैसे ये चल रही है ये ऐसे क्यों चल रही है, उसका जो कारण है उसको जो जानना है वो फिजिक्स है। तो साइंस या फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते जब हम इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम इस दुनिया में, इस फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं कि चारों तरफ
जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन। हर कुछ चीज जो है वो चल रही है, मूव कर रही है। आप प्लैनेट्स को देख लीजिए, आप ट्रेन्स को देखिए, आप ह्यूमन बींग्स को देखिए, आप एनिमल्स को देखिए। अधिकतर जिन भी चीजों को देखेंगे आप, दे आर डायनेमिक, दे आर चेंजिंग, दे आर मूविंग। तो वो चेंज हो रहा है, मूव हो रहा है, चल रही हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने इन्हीं बातों को स्टडी करना शुरू किया, और जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन, कोलिजन, इस तरह की बातों को जो है वो स्टडी किया गया। और इन टॉपिक्स को इकट्ठा करके फिजिक्स का एक ब्रांच, एक हिस्सा जो है वो बनाया गया, जिसको मैकेनिक्स कहा गया। तो मैकेनिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मोशन। और बीएससी फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट पेपर था, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, जिन्होंने बीएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, वो मैकेनिक्स का ही था। और आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैकेनिक्स के आप लोगों ने पढ़ लिए हैं और उनके बारे में आप जो है वो जानते हैं। दूसरी चीज, यदि हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम सुबह उठते ही लाइट का स्विच ऑन करते हैं, मींस लाइट, बल्ब का जलना, या घर में फैन का चलना, टीवी, मोटर, इस तरह से बहुत सारे करंट और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स हमारे घर में या हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो फिजिक्स का वो ब्रांच या वो हिस्सा जो इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म या इनसे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, उनको जो हम स्टडी करते हैं, दैट मेक्स ए सेपरेट पोर्शन और पार्ट ऑफ द फिजिक्स विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और इसकी भी बात हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में कर ली थी। ये सेकंड पेपर था, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ईएमटी। तो दो कॉन्सेप्ट, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी हम बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टडी कर चुके हैं। अब यदि हम बीएससी सेकंड ईयर की बात करें तो बीएससी सेकंड ईयर में कुछ हिस्सा जो हम फिजिक्स का स्टडी करेंगे, हम ये देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में वेव्स, जिसको आप आम भाषा में कहें, जिसको हम कहते हैं हवा, लाइट, रोशनी। तो बहुत से ऐसे इफेक्ट्स हैं जो हवा से जुड़े हुए हैं, जो वेव से जुड़े हुए हैं, वेव नेचर से जुड़े हुए हैं। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सनलाइट या इलेक्ट्रिकल लाइट से जुड़ी हुई है। तो लाइट और वेव से जुड़ी हुई बातों को, कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के लिए एक अलग फिजिक्स की ब्रांच है, अलग पेपर है, जिसको हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। तो बीएससी सेकंड ईयर में वेव ऑप्टिक्स एक पेपर है जिसपे हम बात करेंगे। और दूसरा हिस्सा जो है फिजिक्स का, जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो है हीट, थर्मल इफेक्ट, फायर, आग, और हीट से जुड़ी हुई बहुत सी बेसिक जानकारियां, बेसिक नॉलेज, बेसिक इक्विपमेंट्स हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं, जिनको हम यूज करते हैं। तो जो थर्मल या हीट से जुड़ी हुई बातें हैं, उनसे जुड़े हुए लॉज हैं, उससे जुड़े हुए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे जुड़ी हुई थ्योरीज हैं, उनको हम एक पेपर, एक टाइटल में स्टडी करते हैं, जिसको थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहते हैं। और बीएससी सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है 201, वो डीएससी 201 जो पेपर है, दैट इज थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो बेसिकली आज के लेक्चर में, या अभी जो लेक्चर सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें हम इसी विषय पर बात करेंगे कि थर्मल और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है वो क्या होता है। तो यहां तक मैं कंक्लूड कर दूं कि जो साइंस है, ये एक सोचने का, समझने का एक नजरिया है, एक तरीका है। और जब हम ये सोचते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो चारों तरफ हमें दिखाई देता है, वो जैसे चल रहा है, ऐसे क्यों चल रहा है, किन लॉज के ऊपर बेस्ड है, तो इसको हम फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको छोटे छोटे पोर्शंस में, छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करके स्टडी किया जाता है, जिसको मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, जो हमने पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए हैं, और सेकेंड ईयर में वेव एंड ऑप्टिक्स,
और थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से 2 पेपर जो है वो हैं जिनके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। मगर अभी की जो लेक्चर सीरीज है उसमें वी विल कॉन्सेंट्रेट ओनली द थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो पहली बात, जब हम थर्मल फिजिक्स की बात करते हैं, जिसको आम साइंस की लैंग्वेज में थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल फिजिक्स। जो थर्मो शब्द है, थर्मो का मतलब हुआ हीट, हीट का मतलब हुआ थर्मल एनर्जी इन ट्रांजिशन। जब गर्मी, जब ऊष्मा चलती है तो उसका जो चलती हुई स्टेज है उसको हम साइंस में हीट कहते हैं। हीट बेसिकली जो टर्म है इसका मतलब हुआ थर्मल एनर्जी इन ट्रांजिशन। इन ट्रांजिशन मतलब चलते हुए। और ये जो थर्मल एनर्जी या हीट है, इसकी जब हम डिग्री को मेजर करते हैं कि कितनी ज्यादा हीट है, कितनी हॉटनेस है या कितनी कोल्डनेस है, तो इस डिग्री को मेजर करने के लिए हम एक स्केल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर इट इज द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो थर्मो का मतलब हुआ हीट एंड सेकेंड पार्ट डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब वेरिएशन ऑफ हीट। तो जब हीट की जो वेरिएशन है या हीट की वेरिएशन के साथ जो फिजिक्स के लॉज या जो बेसिक कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं उनकी जो स्टडी है उसको ही हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स रिलेटेड विद द वेरिएशन ऑफ हीट। कुछ एक एग्जांपल्स हम थर्मोडायनेमिक्स के दे सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो आपने भी देखे हैं और हम डेली लाइफ में देखते हैं। स्टार्टिंग फायर विद स्टोन रबिंग। आपने सुना होगा कि पुराने जमाने एंशिएंट टाइम में जब आदमी ने आग जलाना सीखा तो एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़ करके चिंगारी निकलने से जो है वो आग जलाना जो है वो आरंभ किया था। तो वो जो रब कर रहा है स्टोन से, वहां से आग का निकलना, ये एक थर्मोडायनेमिक इफेक्ट है। फायर आफ्टर एन एक्सीडेंट, आपने बहुत से पिक्चर्स में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, शायद डेली लाइफ में भी देखा होगा कि जब कोई खतरनाक एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद आग लग जाती है। मींस 2 चीजें जब आपस में जोर से टकराती हैं, कोलिजन होता है, तो वहां से हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट से जो है वो फायर स्टार्ट हो जाती है। स्पार्क फ्रॉम द कटर, आपने वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल से कटर को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। जब वेल्डिंग मशीन को इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग करते हैं या किसी लोहे की चीज को कटर से काटते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहां से चिंगारियां निकलती हैं। तो जब एक लोहा दूसरे लोहे के साथ टकराता है तो आग जो है वो या हीट जो है वो जनरेट होती है। देन राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैटल। यदि आप एक कैटल में, एक केतली में पानी को गर्म करते हैं तो वहां से भाप निकलता है और हीट की वजह से पानी जो बॉयल करने लगता है, तो वो भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम का ही एग्जांपल है। हम स्टीम इंजन की बात करते हैं। जितने भी इंजन होते हैं, गाड़ी का है, स्कूटर का है, मोटरसाइकिल का है, बेसिकली हम वहां पे फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पेट्रोल है, डीजल है। तो वो जो भी हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंजन उसको बर्न कर रहा है और बर्न करने से हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने से जो सिस्टम है, जो इंजन है, उसके अंदर एक पिस्टन होता है। वो पिस्टन जो है वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ हीट। तो दैट इज आल्सो एन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इन आवर डेली लाइफ। उसके अलावा हीट पंप है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, हीटिंग अप ऑफ ए बॉडी बाइल वॉकिंग। जब हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी पे जो है वो पसीना आ जाता है। तो वो भी एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम जो है वो थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इन ब्रॉड वेज वी कैन से दैट थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम की जो हीट की वेरिएशन है, उस वेरिएशन को स्टडी करना या उस हीट वेरिएशन के इफेक्ट्स को स्टडी करना, वही जो है वो थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम
की बात करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक, दो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो बड़ी छोटी चीजें हैं। माइक्रो 10⁻⁻⁶, मतलब 1/10 लाख, 1 सेंटीमीटर का 10 लाखवां हिस्सा। तो जो जब इतनी छोटी चीज की बात करते हैं इट इज माइक्रोस्कोपिक। जब हम मैक्रोस्कोपिक बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ वो चीजें जिनको हम डेली लाइफ में नेक्ड आंखों से देख सकते हैं, दैट इज द मैक्रोस्कोपिक। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम मैक्रोस्कोपिक बड़े सिस्टम की जो है वो बात करते हैं, और यहां पे हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स किन किन चीजों से बना है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। यहां पे हम यूज द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क एज मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, और जनरली हम जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसको हम इस्तेमाल करते हैं पैरामीटर्स को निकालने के लिए, जो आपने प्लस 2 में पहले पढ़ रखी है, जिसको PV = RT कहते हैं। PV = nRT, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू NR/T। तो ये एक जनरल इक्वेशन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और बेसिक बात यह है कि यहाँ पे वी यूज द लॉज ऑफ मैकेनिक्स फॉर द होल सिस्टम। जो भी सिस्टम है उसको होल सिस्टम के लिए हम लॉज लगाते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो है वो बात नहीं करते। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ईंट है, ब्रिक है। जो एक ईंट है जो घर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, उस ईंट में आप देखेंगे बहुत सारे रेत, सीमेंट, पत्थर के पार्टिकल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो जब हम आप एक ईंट को स्टडी कर रहे हैं, उसके प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, और इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं, एटम्स का बिहेवियर क्या है, किस तरह के एटम्स हैं, तो इट इज थर्मोडायनेमिक्स। कहने का मतलब हम जो भी मोटा मोटा सिस्टम है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, सिर्फ हम उसी की बात करते हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसकी बात जो है वो नहीं करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स इट इज अ वेरिएशन ऑफ स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ हीट एज ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, देन इट इज थर्मोडायनेमिक्स। अब इस सिलेबस का जो दूसरा हिस्सा है, इस बुक के दो पार्ट है, एक तो हो गया थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज बेसिकली ए मैकेनिक्स और पार्ट ऑफ फिजिक्स विच यूजेस द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिकल टूल है। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस which is based on the collection, classification, presentation, analysis and interpretation of the numerical data। तो statistics के जो laws हैं, उसके जो rules हैं, उसके जो methods हैं, उनको हम जब thermodynamics को study करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो statistical mechanics बन जाता है। डिफरेंस ये है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम जो सिस्टम है वो एज ए होल की बात नहीं करते, हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। जो मैं एक ब्रिक का एग्जांपल दे रहा था, एक ईंट के अंदर ट्रिलियंस मतलब अरबों एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम उन सभी छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो ग्रुप है उसको एक सिस्टम मानेंगे। और ऑन एन एवरेज वो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज का एवरेज होगा बाय यूजिंग द लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वही उस होल मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम पूरे सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसकी हीट वेरिएशन या हीट से रिलेटेड मैकेनिज्म की बात करते हैं, जबकि स्टैटिस्टिक्स में हम हीट वेरिएशन की ही बात करते हैं, मगर जो माइक्रोस्कोपिक, जो उसके माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल के ट्रिलियन खरबों छोटे छोटे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप को सिस्टम मानते हुए उन सभी की एवरेज प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करते हुए हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इट इज द सबसेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज ए टूल और ए मेथड टू स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिक डिफरेंस, थर्मोडायनेमिक्स में हम पूरा सिस्टम लेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट की बात नहीं करेंगे, मगर स्टैटिस्टिक्स में जो हम उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो है वो बात करेंगे, और उनकी जो एवरेज प्रॉपर्टीज आएंगी स्टैटिस्टिक्स के नियमों के मुताबिक, वही जो है वो एज ए होल उसकी जो है वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं
इस दुनिया में जो भी मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, अल्टीमेटली एटम से बना है। और कितने एटम हैं? ट्रिलियंस। जैसे हम कहते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स होते हैं इट इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 10 टू द पावर 23 का मतलब हुआ कि ट्रिलियन से भी कई गुना ज्यादा। तो 1 ग्राम के अंदर ट्रिलियन से भी कई गुना ज्यादा जो है वो छोटे छोटे एटम्स होते हैं। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कई ट्रिलियन, 25 मोर देन 25,000 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। छोटे छोटे सेल्स हैं जिनसे मिलकर के हमारी बॉडी जो है वो बनती है। तो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हर एक जो कांस्टेंट पार्ट है उसका जो ग्रुप है, उस ग्रुप की ऑन एवरेज प्रॉपर्टीज जो है उसको स्टडी किया जाता है, और जो भी थर्मल बिहेवियर है उसके बेस के ऊपर जो है वो हम डिस्कस करते हैं। इस बुक का जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टैटिस्टिक मैकेनिक्स है। तो पहले हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पर ही बात करेंगे। मैंने पहले कह दिया कि हम एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलेंगे, जो भी CBCS HP यूनिवर्सिटी शिमला का सिलेबस है उसके हिसाब से बात करेंगे। यदि हम स्टैटिस्टिक्स की हिस्टोरिकल बात करें तो कुछ एक साइंटिस्ट जो पायनियर्स रहे, जो माइलस्टोन साबित हुए स्टैटिस्टिक्स या थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच में उसको स्टैब्लिश करने में, सबसे पहले लुडविग बोल्ट्जमैन फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। तो बोल्ट्जमैन ने सबसे पहले जो है वो थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करना शुरू किया और काफी स्टडी किया, कुछ एक थ्योरीज दी। मगर उस समय की जो कंडीशंस थी, उसमें जो साइंटिस्ट लोग थे वो दूसरी थ्योरीज के ऊपर काम कर रहे थे, तो इनकी जो थ्योरीज हैं इनको मान्यता नहीं मिली। उसके बाद इनके स्टूडेंट पॉल अर्नफेस्ट ने जो है वो बोल्ट्जमैन के ही रिसर्च को और आगे बढ़ाया। कुछ स्टैटिस्टिक्स में नए फॉर्मुलेशन डेवलप किए, कुछ थर्मोडायनेमिक्स के नए लॉज दिए, मगर तब तक भी इनकी जो थ्योरीज हैं उनको लोगों ने गहराई से नहीं लिया, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो बोल्ट्जमैन ने 1906 में जो है वो इसी बात से दुखी होकर के सुसाइड कर लिया कि उसकी बात जो है उसको बाकी जो रिनॉल्ड साइंटिस्ट है वो सुन करके अनसुना कर रहे हैं। तो डिप्रेशन में चला गया कि शायद जो मैं बोल रहा हूं वो गलत है। और जो उसका स्टूडेंट पॉल अर्नफेस्ट था उसने भी 1933 में जो है वो खुद को गोली मार ली इसी बात को लेकर के। उसके बाद थर्ड जनरेशन में पर्सी ब्रिजमैन एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने इन दोनों की रिसर्च को जो है और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर उस समय के जो साइंटिस्ट थे, रिनॉल्ड साइंटिस्ट थे, जैसे आइंस्टीन, बोहर, उन्होंने इनकी जो थ्योरीज थी उसको डिस्कार्ड कर दिया, उनको जो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। इस वजह से ब्रिजमैन ने भी 1961 में जो है वो सुसाइड कर लिया। तो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या थर्मोडायनेमिक्स के शुरू के जो पायनियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिसर्च को आगे बढ़ाया था, उनकी जो डिसएग्रीमेंट थी विद द रेनॉल्ड साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहे, वो डिप्रेशन में चले गए और उन लोगों ने जो है वो सुसाइड कर लिया। तो ये एक बेसिक डेवलपमेंट थी लोगों की। मगर आज की डेट में स्टैटिस्टिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है, फिजिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो इसकी एप्लीकेशंस है। अब यदि हम थोड़ा सा स्कोप की बात करें, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है जो आज की डेट में एक एस्टेब्लिश्ड फील्ड है, उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। सबसे पहली बात, स्कोप में 2-3 पॉइंट यदि मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो फर्स्ट, इट इज ब्रिज बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ द सिस्टम। जब भी आपको स्टडी करते हैं तो हम एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं, बड़े लेवल पे करते हैं, जिसको हम आसानी से सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं। मगर स्टैटिस्टिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक, छोटे लेवल पे जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो रिसर्च है या फॉर्मुलेशन है, रूल्स हैं, वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज को प्रोडिक्ट करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट, इट इज द ब्रिज बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक
एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। दूसरी चीज, इट एक्सप्लेन द वेरियस काइंड ऑफ फेस ट्रांजिशंस। आप सुनते होंगे फेस ट्रांजिशन होता है। फेस ट्रांजिशन मीन्स एक फेस से दूसरी फेस में शिफ्ट होना, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में या वेपर्स में। तो एक फेस से दूसरी फेस में कोई सॉलिड कब ट्रांजिस्ट होता है, क्यों होता है, उसकी जो थ्योरीज हैं उसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बेस पे जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स is also used even in the studies of black hole, even stars और black holes की स्टडी में भी statistical mechanics जो है वो यूज की जाती है। and statistical mechanics provide the physical explanation of the thermodynamic phenomena along with predictions। thermodynamics से रिलेटेड जो भी फिनोमेना है उसके जो कारण हैं उनको स्टडी करने के लिए, उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए हम जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है ये आज की डेट में एक वेल एस्टेब्लिश फील्ड है जिसका बहुत ज्यादा स्कोप है, और स्पेशली थर्मोडायनेमिक सिस्टम को या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए बहुत ही एक अच्छा टूल है। तो आज के लेक्चर में मैंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस किया है, और एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम आगे जो है वो मूव करेंगे। यदि आपको ये मेरा लेक्चर जो है वो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और इस लेक्चर से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, हम इस पे जो है वो और चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू।